नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो जो है, आज कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ Q&A है। जो आपके प्रश्न है, कई बार क्या होता है कि आपके प्रश्न होते हैं कमेंट सेक्शन में और उसका जवाब जो है मैं नहीं दे पाता हूँ, इसलिए अब जो है Q&A वीडियो जो है अब मैं बनाऊँगा। ये Q&A वीडियो इसलिए डिले हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी कार को लेकर थोड़ा बिजी था। तो अब से जो है आज ये Q&A जो है ये थोड़ा सा डिले है, लेकिन अगली Q&A जो है वो अगले संडे को आएगी। तो आपके जितने भी प्रश्न होंगे कमेंट सेक्शन में, वो अगले संडे को आपको उसके जवाब जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ सवाल जो है वो चुने हैं, काफ़ी सवाल जो हैं पूछे गए हैं, बहुत पुराने भी हैं जिनके जवाब जो है मैं नहीं दे पाया। कुछ कमेंट जो हैं वो इतने लंबे थे कि आपको उसको पढ़ने और समझने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उस तरह की प्रॉब्लम जो है बहुत रेयर केस कभी कभार आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय भी लगता है, इसलिए अब मैंने Q&A वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पे अपने। तो ये एकमान जो है, हाल ही में जो मैंने बजाज सुपर स्कूटर के थोड़ा सा रिपेयर किया था, छोटी मोटी चीज़ें, उसके ऊपर हार्ट शेप दे रहा है। भाई धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। दूसरा है राज गेमिंग और चंदन राणा, ये पूछ रहे हैं कि क्या राज गेमिंग पूछ रहे हैं भाई CVC पिकअप 2015 मॉडल में CNG लग सकता है। और चंदन राणा जी पूछ रहे हैं सफारी स्टॉर्म में CNG लग सकता है। CNG की जो वीडियो है ना, काफ़ी उस पर व्यूज़ भी आ रहे और कई लोग CNG इंस्टॉल कराना भी चाहते हैं डीजल में, लेकिन CNG इंस्टॉल जो है वो कराना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। CNG यूज़ की जाती है डीजल में पावर अपग्रेड के लिए, यानी पावर को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी है, यानी जो माइलेज है वो भी बढ़ा देती है, उसको भी इन्हांस कर देता है काफ़ी अच्छे से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने डीजल इंजन को समझना होगा CNG लगाने से पहले। मैंने पुरानी कुछ वीडियोस जो हैं, शॉर्ट वीडियोस भी डाली होंगी और कुछ पूरी कंप्लीट वीडियो भी डाली होगी, जो गाड़ी ओवर हीट होने के बाद जिनका कनेक्टिंग टूट जाता है, जिनका पिस्टन टूट जाता है, वो CNG कैसे होल्ड करेंगी, पहले ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि CNG के लिए इंजन को भी उतना रेडी होना चाहिए, तब जाके CNG लगती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका मान लीजिए आज तक आपकी गाड़ी कभी ओवर हीट नहीं हुई और आप CNG लगाना चाहते हैं, आप बेसिकली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे आते हैं कि कौन सा CNG किट आप उसमें लगाएंगे, क्योंकि CNG बेसिकली काम का है कि बहुत हल्की मात्रा में, यानी 20%, यानी अगर 1 ग्राम डीजल एक सिलेंडर के अंदर जा रहा है तो आप वहाँ पर 0.2 ग्राम CNG का प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। या 0.1 ग्राम भी CNG आप यूज़ करेंगे तो भी काम यहाँ हो जाएगा। लेकिन इसकी सेटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा CNG गया, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा और इंजन वहाँ पे जलने का खतरा है, गैस के टूटने का खतरा है। यानी क्योंकि सिलेंडर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि गैस के टूट जाएगी और सिलेंडर्स आपका इंजन तक जलने की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरी प्रॉब्लम, CNG किट कंट्रोल होती है एक स्विच से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अभी तक कोई भी मैकेनिक नहीं कर रहा है। क्योंकि पेट्रोल CNG में अलग अलग चीज़ होती है कि या तो आप पेट्रोल पे चलाएंगे या CNG पे चलाएंगे, या फिर आप ऑटोमेटिक कर दोगे, तो वो किसी एक फ्यूल पे चलेगी। लेकिन डीजल में आपको डीजल भी चाहिए और CNG भी चाहिए, तो आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं, मतलब यूज़ करना है आपको डीजल में। मतलब पेट्रोल में आप दोनों एक चीज़ एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो मिक्स होने के बाद पानी हो जाता है। लेकिन वही चीज़ डीजल में आपको दोनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी की पावर जो है वो अपग्रेड होगी और वहाँ पे आपको अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड करेगी। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप लगाते हैं, अगर किसी सक्सेसफुली लग भी जाता है, अगर आपका CNG जो है वो सक्सेसफुली लग भी जाता है, तो यहाँ पर आप फ्यूल की प्राइस कैलकुलेट करके देख सकते हो। सबसे पहले तो आप डीजल की प्राइस देख लो, फिर प्लस CNG की प्राइस कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर आप शौकीन हैं तो ही जो है गाड़ी में CNG किट लगाएगा।
वरना आप सोच रहे हैं कि डीजल को रिप्लेस करके सीएनजी किट लगा देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ एक पावर अपग्रेड यानी परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक छोटा सा अपग्रेड है जो सस्ते में हो सकता है किसी भी गाड़ी में, इससे ज़्यादा ये कुछ है नहीं। तो ये सीएनजी वाली जो एक तरह से कहना बवासीर एकदम एकदम पूरा फैला पड़ा है मेरे कमेंट सेक्शन में, डीजल गाड़ी में सीएनजी लगाना है, डीजल गाड़ी में सीएनजी लगाना है। तो डीजल गाड़ी में सीएनजी सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ड फिगो इंजन ओवरऑल के कमेंट पे पूछ रहे हैं धीरज सिंह जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। भाई मेरा फ़ोन ऑलरेडी काफ़ी बिजी रहता है, तो मैं अपना जब तक अपनी वर्कशॉप नहीं खोल लेता तब तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकता। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, फिर मैं उसका जवाब अगले Q&A में दे दूंगा। डी पटेल जी पूछ रहे हैं सर, मेरी कार स्लो पर बंद हो जाती है और एक्सीलेटर लेने पर आरपीएम एकदम ज़ाया हो जाता है और एक्सीलेटर छोड़ने पे आरपीएम धीरे धीरे कम होते होते गाड़ी बंद हो जाती है। तो भाई आपने लिखा ही नहीं है कि आपकी गाड़ी MP5 है, कार्बोरेटर है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पे मैं क्या बताऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी सिर्फ कुछ बताया ही नहीं है इस कमेंट सेक्शन में कि आपकी गाड़ी एक्चुअली में कौन सी है, पेट्रोल है या डीजल है, फिर भी एक मोटा मोटी मैं बता सकता हूँ। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है और इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आरपीएम सडनली बढ़ रहा है और फिर घट रहा है तो सबसे पहले तो पेट्रोल कार में ये नॉर्मल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है। MP5 की बात कर रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है जो इंजन को थोड़ी देर के लिए रेस रखता है, फिर धीरे धीरे इंजन के आरपीएम को कम करता है। लेकिन आरपीएम कम होते ही इंजन बंद हो रहा है, इसका मतलब जो है आपकी गाड़ी में फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी को प्रॉपर फ्यूल और प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लेंस पूछ रहे हैं मुझे टर्न पे साउंड नहीं आती लेकिन स्लो स्पीड में ऐसी आवाज़ आती है जैसे दरिया चलता है। तो स्लो स्पीड में आवाज़ आपको आ रही होगी तो वो हो सकता है आपका इंजन बुश हो, क्योंकि अगर गाड़ी जो है अगर टर्न पे आवाज़ नहीं कर रहा है एक्सेल, क्योंकि ये एक्सेल वाली वीडियो पे उन्होंने बताया है, तो अगर गाड़ी आपकी टर्न पे या सीधे में आवाज़ नहीं करे तो मीन्स आपके एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपकी इंजन माउंटिंग जो है वो फट गई हो, जिसके कारण से वाइब्रेशन, जो लो आरपीएम पे वाइब्रेशन होता है उसके कारण से खट 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 की साउंड बहुत ज़्यादा आती है। अगर इसमें आपने ये भी नहीं मेंशन किया है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, भाई अपनी गाड़ी मेंशन ज़रूर करा करिए आप लोग, कि इससे मुझे ये पता रहे कि आप गाड़ी कौन सी है, उसके अंदर है क्या, ये मुझे पता रहेगा, तब मैं आपको एक्चुअली जो जेन्युइन राय होगी वो मैं आपको दे पाऊँगा। तो हो सकता है आपकी गाड़ी की माउंटिंग जो है वो ख़राब हो, उसी के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही हो। फिर जीशान कहते हैं भाई आपने सही बोला, ये लीफ स्प्रिंग के बारे में था कि लीफ स्प्रिंग की मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे लीफ स्प्रिंग के, अगर वो ख़राब होते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है गाड़ी में, उस बारे में मैंने बताया था। तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगी जिस पे वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पाम लैम्प पूछ रहे हैं प्लीज़ मेक सेपरेट वीडियो फॉर पर्सनल अपीयरेंस विदाउट प्रैक्टिकल टॉपिक। मतलब मेरा पर्सनल अपीयरेंस चाहते हैं किसी गाड़ी में लेकिन कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, तो भाई सामने ही है, तुम्हारे सामने ही हूँ, और लगभग ज़्यादातर वीडियोस जो है मेरी पर्सनल अपीयरेंस वाली ही होती है। हाँ, अगर मैं गाड़ी रिपेयर कर रहा हूँ या फिर कोई चीज़ चेक कर रहा हूँ तो भाई वहाँ पे मैं अपना फेस तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर फेस दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम जो है बाद में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत तेज़ी से काम होते हैं। कई बार प्रॉब्लम वीडियो बनाने तक का समय नहीं मिलता है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मैं घर पे ही हूँ तबीयत ख़राब होने के कारण। तो जब उधर वीडियोस आपको मिल रही थी तो पूरी डिटेल में नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर जब मैं अकेले रहता हूँ तब डिटेल वीडियो जो है तभी बन पाती है। लीक विंडशील्ड प्रॉब्लम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें राकेश खत्री जी पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। भाई ये इंजन सीलेंट है, इससे सभी गाड़ियों की इंजन को सील किया जाता है। जो पैकिंग वगैरह लगती है ना, आईसील वगैरह, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
तो अगर आपकी विंडशील्ड लीक कर रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे सस्ता उपाय है। 40 रुपये का ट्यूब ले आइए और किनारे किनारे लगा के उसको सूखने दीजिए और आपकी सारी लीकेज जो है वो बंद हो जाएगी। और ये बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, शीशा चटक गया, फिर कहीं हो गया। अगर आप इमरजेंसी में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके कई काम आ जाता है। अगर रेडिएटर लीक है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका कहीं से इंजन ऑयल लीक कर रहा है, तो आप इसको लगा कर वहाँ पर थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो आप वहाँ से गाड़ी लेकर चल सकते हैं। इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर यहाँ पूछ रहे हैं मुस्तकीम अहमद कि डीआरवी ख़राब होने से फ्यूल मोटर पर करंट आएगा या नहीं। अगर आपका डीआरवी कम्प्लीटली ख़राब है, डीआरवी स्विच अगर कम्प्लीटली ख़राब है, डीआरवी जो है डीजल में लगता है, अगर वो ख़राब है तो डीआरवी का बेसिकली काम होता है रेल प्रेशर को मेंटेन करना। अगर वो ख़राब है तो आपके मोटर जो है एक बार चालू होगी, फिर वो दोबारा चालू नहीं होगी। तो अगर आप उसको दोबारा मैनुअली चालू कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो है वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आरपीएम आपका वहाँ पर फ्लक्चुएट करने की जो प्रॉब्लम है वहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ प्रशांत गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर क्या एचएम का लिक्वी मॉली वाई पर्ज का इंजेक्टर क्लीनर यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई, अगर आपकी गाड़ी डीजल है पेट्रोल आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। अगर डीजल है तो सबसे पहले आपको अपने डीजल को समझना होगा। अगर डीजल में अगर आपकी जो चिकनाहट होती है अगर बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, प्रॉपर सही नहीं है, तो उसमें कभी भी जो आपका इंजेक्टर क्लीनर है वो इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि अगर आप इंजेक्टर क्लीनर वैसे में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर होते हैं क्लीनर जो कि आपकी जो चिकनाहट होती है डीजल की, जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होती है उसको वो काट देगा। तो वहाँ पर आपके हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर दोनों ही ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना डीजल चेक कर लीजिएगा कि आपके डीजल में चिकनाहट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या करना, उसमें टूटी ऑयल जो है कुछ मात्रा में डाल देना, जिससे कि डीजल के अंदर थोड़ी सी चिकनाहट आ जाए, और तब जाके आप उसको अपना जो इंजेक्टर क्लीनर है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ख़राब डीजल में कभी भी इंजेक्टर क्लीनर यूज़ मत करिएगा। अगर गाड़ी 6 साल पुरानी या 6 महीने पुराना डीजल गाड़ी के अंदर है तो उसमें कभी भी इंजेक्टर क्लीनर यूज़ मत करिएगा। गाड़ी में पुराना डीजल नहीं डालना है, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। जिससे कि और साथ ही साथ आपका डीजल फ़िल्टर भी टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम चेंज नहीं है तो जैसे आप क्लीनर डालेंगे तो जो डीजल फ़िल्टर में कचरा होगा वो क्लीन होकर जाकर आपके इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप में फंसेगा और वो दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। फिर प्रशांत गुप्ता जी का ही ये दूसरा कमेंट है, फोर्ड फिगो इंजेक्टर प्रॉब्लम में सर पूरी वीडियो बनाइए। ब्रदर, सबसे पहली चीज़ तो फोर्ड के इंजेक्टर्स जल्दी नहीं खुलते हैं, चाहे वो कितनी भी ख़राब कंडीशन में हो वो खुलते नहीं हैं, वो तब भी काम कर रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निक होती है लॉक इंजेक्टर्स को खोलने की, जिससे कि इंजेक्टर के लॉक जो है वो खुल जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। और ये जो इंजेक्टर है ना वो हम लोग कहीं और भेजते हैं तब जाके वो बनकर आता है, उस पर गारंटी वगैरह मिलती है। तो हम लोग इंजेक्टर्स को ज़्यादा छूते नहीं हैं, हाँ बल्कि चेंज ज़रूर कर देते हैं। तो अगर फिर कभी अगर मैं इंजेक्टर चेंज करने की वीडियो बनाऊंगा तो कम्प्लीटली वीडियो जो है मैं इस बार डाल दूंगा। सौरभ के अशु जी बता रहे हैं वैक्यूम का बेस्ट यूज़ ब्रेक बूस्टर लगाओ। भाई गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें ब्रेक बूस्टर का यूज़ किया जाए, और वैसे भी मैं 40-60 से ज़्यादा चलाता नहीं हूँ गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे पता है, इसलिए मैं कभी भी 50-60 से ऊपर जाता नहीं उस गाड़ी के साथ। बस एक बार गया था, 140-44 पूरी चली गई थी, और 144 जाने के बाद उसकी ब्रेक बता दी कि इससे ज़्यादा तेज़ जाने लायक है नहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत मुश्किल से रुकी थी। तो इससे ज़्यादा मैं तेज़ चलाता नहीं हूँ, इसलिए ब्रेक बूस्टर की ज़रूरत मुझे है नहीं। फिर रॉकी फ्लैनेस पूछ रहे हैं सेम प्रॉब्लम है, अल्टरनेटर की प्रॉब्लम है इनको भी। उन्होंने बताया कि सेम प्रॉब्लम है। अल्टरनेटर जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में अगर बैटरी की लाइट आ रही है, इसका मतलब आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पे अल्टरनेटर
चार्जिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर आप कहीं बीच सड़क पर फंस गए हैं और लाइट आ गई है तो सबसे पहला काम आपको गाड़ी को किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ले जाकर आपको खड़ा कर देना है, तब जाके आप कहीं पर जा सकते हैं। फिर जयेश देसाई जी पूछ रहे हैं क्या मास एयरफ्लो सेंसर हर गाड़ी में 2 होते हैं, एक एयरफ्लो दूसरा एक एयर टेम्परेचर ECU को बताने के लिए। मेरी होंडा जैज़ में टेम्परेचर वाला तो सेंसर है लेकिन मैप वाला सेंसर नहीं दिख रहा है, जैज़ गाड़ी में ये कहाँ है? तो जैज़ ये पेट्रोल है और पेट्रोल में मैप सेंसर नहीं आता है। बहुत कम ही रेयर केस में आपको मैप सेंसर जो है पेट्रोल गाड़ी में देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ टेम्परेचर सेंसर देता है और ज़्यादातर आपको थ्रॉटल बॉडी में ही ये चीज़ आपको मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। इनकी प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी जो है 3000 से ऊपर नहीं जा रही है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा ली है जिससे 2200 से अब 3000 RPM तक बढ़ी है और AC कंप्रेसर तक कर रहा है, वो बंद हो गया। आपका मैप सेंसर वाला वीडियो देखा लेकिन आप जो बताएं मैप सेंसर होंडा जैज़ में एयर फिल्टर के पास नहीं लगा है, इसमें 2 वायर वाला एयर टेम्परेचर सेंसर लगा है। क्योंकि वो पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें एयर टेम्परेचर सेंसर ही मिलेगा। तो इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इनकी गाड़ी जो है वो लोड नहीं ले रही, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन जो कमेंट है ना, एक्चुअली में आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये बहुत बड़ा कमेंट है। तो ना तो इनकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है और ना ही आपकी CNG पे चल रही है। सबसे पहला काम आप करिए कि आप चेक कराइए आपकी गाड़ी के सेंसर्स जो हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो ये गाड़ी जो है पूरी तरह से आपको झिलाकर रख देगी। सबसे पहले आप कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, क्योंकि ये 2 मेन होते हैं गाड़ी को स्टार्ट रखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। फिर आप थ्रॉटल बॉडी में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को भी चेक कराइए, क्योंकि अगर ये सेंसर्स काम नहीं करेंगे ना तो ये गाड़ी को आपके होल्ड करने नहीं देंगे। फिर तीसरी चीज़ है कि आपकी जो फ्यूल लाइन है उसको चेक कराइए कि फ्यूल जो है प्रॉपर आ रहा है या नहीं, प्रेशर से आ रहा है या नहीं। अगर प्रेशर कम है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने हाल ही में मतलब 4 महीने पहले एक CRV होंडा है जो 2002 मॉडल, उस वक्त 4x4 पेट्रोल गाड़ी है वो, उसका जो रिटर्निंग है वो टैंक के अंदर ही होता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो रही तो RPM रेस हो जाता था। जब RPM रेस हो जाता था तो फिर धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनिक चोक आपका बंद होता था तो प्रेशर जब पाइपलाइन पे पड़ता तो नीचे जो उसका वाल्व था वो वाल्व ही पूरा खुल जाता था, जिससे कि पेट्रोल रिटर्न हो जाता था, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती थी। तो जब मैं वो गाड़ी लेने गया था और जब लेके आया तो मैंने उसका चोक सेंसर जो है वो निकाल दिया था, वायर जो है उसकी निकाल दी थी, जिससे कि फ्यूल कंटिन्यू आता रहे, जिससे कि गाड़ी हमेशा 1000-1500 पे रेस रहे। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने सभी सेंसर्स को चेक कराइए और CNG को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। CNG को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करके गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल पे स्टार्ट करना है। और जब सभी सेंसर्स को मैनुअली चेक कर लिया जाएगा, सारे सेंसर, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा सेंसर्स नहीं होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में VVT है, यानी होंडा जैज़ है तो VVT होना जायज़ बात है, तो अपना VVT को भी चेक कराइए, क्योंकि उसके सेंसर अगर काम नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर स्टार्टिंग इशू आएगी और साथ ही साथ जो आपका RPM होल्ड करने की प्रॉब्लम है वो भी आएगी। सबसे पहले सारे सेंसर्स चेक कराइए। सारे सेंसर्स चेक कराने के बाद फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो अपने कार का ECU एक बार सेकेंड हैंड लगाकर चेक करके चेक ज़रूर करिएगा, जिससे आपको एक्चुअल प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ECU में प्रॉब्लम होती है और लोग सेंसर के पीछे डिस्टर्ब रहते हैं। भाई एक्चुअली बहुत बड़ा कमेंट है। फिर स्विफ्ट की फ्यूल यूनिट के वीडियो में पूछ रहे हैं सुरेंद्र बुल्लर जी, सर आई हैव स्विफ्ट ZDI 2012 मॉडल, रनिंग 1,20,000 है, कोल्ड स्टार्ट पे हल्का सा RPM फ्लक्चुएट होता है एंड इंजन मिसिंग होता है, एग्जॉस्ट से स्मेल वाला वाइट स्मोक आता है, आफ्टर 5 मिनट गाड़ी ओके हो जाती है, EGR इंटरकूलर ग्लो प्लग डीजल फिल्टर DRV रेल प्रेशर ओके है। हमने बलिनो डीजल 2020 के इंजेक्टर भी लगाकर
भी देख लिए बट सेम प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले ब्रदर आप अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेक कराओ, कि हो सकता है कि टाइमिंग एक आध दांत आउट हुई होगी तो भी इस तरह की इशू आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब पहले आप ये चेक करो कि आपकी गाड़ी आवाज़ तो नहीं कर रही, क्योंकि 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये जो समय होता है गाड़ी का, ये गाड़ी की स्पॉकेट और टाइमिंग चेंज करने का समय होता है, उसकी गाइड चेंज करने का समय होता है, फिर उसका ऑयल फिल्टर खोल के उसको क्लीन करने का टाइम होता है, ये 1,20,000। तो सबसे पहले आप ये चेक कराओ कि उसकी टाइमिंग सही है या नहीं, आपका रजिस्टर कितना खुला है। ये सब चेक कराने के बाद ही आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 5 मिनट के बाद ओके हो रही है तो हो सकता है कि आपका जो ऑयल का फ्लो है वो बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ना रजिस्टर जो हैं वो आपके ऑयल के फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपकी 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, आप कह रहे हो कि 5 मिनट बाद गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब जो फ्लक्चुएशन है, स्मोक है, वो 5 मिनट बाद जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो थोड़ी सी टाइमिंग आउट हो रही है, और जब ऑयल आपका ऊपर आता है तो रजिस्टर को पुश करता है गाइड की तरफ कि चेन को वो टाइट करे। तो जब यहाँ पर ऑयल का प्रेशर कम होगा ना, तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का HLA, ये चेन वगैरह आप एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए, क्योंकि अगर रजिस्टर पूरा अगर खुल चुका होगा तो आपको चेन स्पॉकेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और ऑयल पंप को भी एक बार चेक कराइए, क्योंकि अगर ऑयल का फ्लो बहुत कम आ रहा है तो ऑयल पंप हो सकता है यहाँ पर चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़े। अंकुर तिवारी जी पूछ रहे हैं, भाई आप एक ट्रैक्टर में CNG किट लगा कर चलाएँ। भाई CNG किट का जवाब मैंने दे दिया है। CNG किट इतनी आसानी से नहीं लगती है, अगर लगा भी दिया तो इंजन बहुत सावधानी से CNG किट जो है गाड़ी में लगाने की ज़रूरत होती है, वरना इंजन जो है जलने की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। मुसाबिर हसन पूछ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फुल इंजन ओवरहॉल। भाई देखो, हम इंजन मैंने खुद बनाया, तो मेरा रेट जो है मार्केट में अलग होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ पार्ट के पैसे देने होते हैं, बाकी चीज़ के नहीं देने होते हैं। तो मेरा जो खर्चा आया होगा वो ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार, उससे ज़्यादा का खर्चा मेरी गाड़ी में नहीं हुआ है। और अगर आप लोग बनवाते हो तो आप लोग का नॉर्मली अगर सिलेंडर वगैरह चेंज हो रहा है, नई स्लिप पड़ रही है, तो ब्लॉक का ही खर्चा आपको 15,000 के करीब जो है वो चला जाएगा। और मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 20,000 के करीब जो है कस्टमर के लिए जो है इंजन कॉस्ट पड़ती है मारुति 800 की। और डिपेंड करता है, देखिए अगर आप सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ करके इंजन बनवाना चाहते हैं तो 25 से 30 हज़ार में कोई भी गाड़ी का इंजन जो है वो आराम से बन जाएगा। टेक ऑटोमोबाइल मस्ती पूछ रहे हैं, गुड आइडिया, ये फोर्ड फिगो वायरिंग इशू। अगर आपका कपलर ख़राब हो जाता है तो आप वायर टू वायर कैसे जो है कनेक्शन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आई है CNG की कमेंट में, CNG वाला कमेंट बहुत ज़्यादा है भाई। CNG गाड़ी में CNG लगानी है। अमन विश्वकर्मा पूछ रहे हैं, भाई एक फिगो आई है हमारे पास, उसकी वायरिंग माउस ने काट ली थी, वो सब वायरिंग कर दी पर मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही और स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ब्रदर, वायरिंग टू वायर जो कलर है, वायर का कलर टू कलर आप मैच करो। मैच करने के बाद सारा कनेक्शन करो, और कनेक्शन करने के बाद अब सभी कनेक्शन को फ्यूज़ बॉक्स से एक बार कनेक्ट ज़रूर करके देखना कि कोई वायर बीच में से तो ब्रेक नहीं हुई है। अगर बीच में से ब्रेक हुई होगी तो आप पहले उसको रिपेयर करो, और रिपेयर करने के बाद भी अगर वायरिंग की कनेक्टिविटी सही आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप मेन रिले, फ्यूज़ वगैरह आप चेक कर लो। चेक करने के बाद भी अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप क्या करो, सबसे पहला काम कार का ECU जो है वो चेंज करके दूसरा ECU लगा के एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखो। नीलेश यादव जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, अगर क्लच एक्सीलेटर केबल ख़राब है तो गाड़ी झटके मार सकती है क्या? सेकेंड थर्ड गियर में ऑल्टो LXi 2009 मॉडल, हाँ बिल्कुल मारेगी भाई। अगर क्लच और एक्सीलेटर केबल दोनों ख़राब है तो यहाँ क्लच भी स्लिप करेगा और एक्सीलेटर जो है लेट रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपको ज़्यादा एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी मेंटेन करेगी।
कार पिकअप प्रॉब्लम वाले कोई वीडियो में पूछ रहे हैं ऑन माय व्यूज़, गुड इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद भाई। इंजन मिसिंग प्रॉब्लम वाली वीडियो में जय शंकर जी बता रहे हैं आई चेंज माई 800 बैटरी आफ्टर दैट ए मिसिंग हाई वाइब्रेशन विथ लो पावर एंड टर्निंग ऑफ। क्योंकि 800 में आपका कोई रिले सिस्टम बहुत कम आता है। अगर रिले सिस्टम आता है भी है तो बहुत हेडलाइट और कुछ चीज़ों के लिए होता है। तो अगर आपकी वहाँ पर बैटरी कमज़ोर पड़ेगी ना, तो क्या होगा कि जैसे आप हेडलाइट या म्यूज़िक सिस्टम यूज़ करोगे तो इंजन की पावर वहाँ पर आपको, इंजन में पावर कम पड़ेगी और फिर वहाँ पर इंजन वाइब्रेट और मिशिंग करना शुरू कर देगा। फिर गार्निश बीट की वीडियो मैंने बनाई थी वेदर स्ट्रिप, मिथिलेश साहू जी बता रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो। मारुति 800 के इंजन असेंबली वाली जो वीडियो है मेरी, उसमें MK मयूर कह रहे हैं कि सर मेरी मारुति 800 का इंजन जेन ऑल्टो में फिट हो सकता है क्या, क्यों करना है आपको? वैसे मैंने इनको कमेंट सेक्शन में बता दिया है, लेकिन करना क्यों है? मारुति 800 का इंजन नीचे से माउंट होता है और ऑल्टो का ऊपर से। हो तो सकता है लेकिन झमेला बढ़ जाएगा। विनोद कुमार जी को बस में CNG लगवानी है। भाई CNG इतने आसानी से नहीं लगता है, CNG लगवानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन पे संकेत हिवर्दे बोल रहे हैं ग्रेट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उस्मान दुर्रानी जी पूछ रहे हैं मेरे पास टोयोटा 1.3 है, उसका गियर में नॉइज़ है, उसकी वजह से प्रेशर प्लेट हो सकता है। प्रेशर प्लेट लिखना चाह रहे होंगे, प्रेशर आते हो सकता है एंड कार बाय वन गियर में ऐसे जाती है जैसे हैंड ब्रेक होल्ड किया हो, फोर्स मांगती है। सिंपल सा है, इनके पास 1.3 लीटर का इंजन है, टोयोटा है, और पहले गियर पे ऐसे जारी है जैसे कि गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हो, यानी गाड़ी में आपका हो सकता है इंजन जाम हो या फिर आपकी बैरिंग पकड़ ली होगी, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। और साथ ही साथ सबसे पहले आप अपना ब्रेक चेक कराओ, आपकी गाड़ी का ब्रेक पकड़ रहा है तभी जाके इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आप अपने ब्रेक को चेक करो, आपके व्हील्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होंगे। जहांगीर व्लॉग्स आप तो बिल्कुल टेक्निकल गुरु जी हैं भाई, बिल्कुल हूँ, कोई शक है आपको? एजाज शाखी पूछ रहे हैं हाउ विल यू डू नाउ टू प्रोटेक्ट रस्ट एंड डैमेज। भाई अगर आपको रस्ट और डैमेज से बचना है, सबसे पहला काम अपनी गाड़ी को सबसे पहले एकदम क्लीन करिए और फिर सबसे पतली लेयर जो है रबर सील की जो है वो आप लगा दें। उसके बाद ऊपर कुछ लिपा पोती नहीं कर रहा है, नॉर्मल बहुत हल्की सी पतली लेयर आप रबर सील की लगाएं, मोटी लेयर नहीं लगानी है और मल्टी लेयर तो कभी नहीं। एक लेयर में जो लग जाए दोबारा नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप दोबारा लगाओगे ना तो मल्टी लेयर जो है मॉइस्चर में फूल कर ख़राब हो जाती है, तो हमेशा सिंगल लेयर। कार्टून की दुनिया पूछ रहे हैं भाई मेरी फोर्ड फिएस्टा का स्टीयरिंग का काम कराना है, कहाँ लेके आऊँ? भाई मेरी वर्कशॉप नहीं है, और जिनकी वर्कशॉप है वो लोग रोकेंगे नहीं गाड़ी को, तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा काम है। तो अगर मेरी वर्कशॉप होती है तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। डीकार्बोनाइज इंजन वाली वीडियो पे प्रो अजय बोल रहे हैं वाह ब्रदर, धन्यवाद भाई। चीप ट्रिक्स मेरी वीडियोस पे मिल जाएंगे आपको। पलटू कलमकर यू लुक टेक्निकल गुरुजी, बाय टेक्निकल गुरुजी इंस्पायर्ड बाय मी। Hyundai Accent original fog light not working, please upload video for that and wiring diagram also please। सबसे पहली चीज़ तो भाई आप अपना कार का फ्यूज़ चेक करो, फ्यूज़ और रिले, ये दो चीज़ चेक करो। इन्हीं दोनों में कोई चीज़ उड़ी होगी जिसके कारण से जो है आपका फॉग लाइट नहीं जल रहा होगा। अगर वो दोनों ही चीज़ सही है तो आप सबसे पहले अपनी फॉग लाइट का बल्ब जो है वो दोनों चेंज कर दो। आशीष मोहन सर कब चालू करोगे? वेटिंग सर, वीडियो बनाए ना प्लीज़, वेटिंग। भाई इंजन असेंबल कर दी है, वीडियो डाल दी है, और बॉडी मॉडिफिकेशन जब मैं अपनी वर्कशॉप बना लूँगा तब बॉडी मॉडिफिकेशन जो है वो करूँगा,
क्योंकि किसी भी कार का छत काटना कोई आसान काम नहीं होता। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे, लोग मॉडिफाई के नाम पे फट फट छत काट देते हैं, क्योंकि वो उनका बेस होता है। किसी भी सेडान का, एसयूवी का, हैचबैक का, उसका कंप्लीट फ्रेम जो है ना, उसकी बेस होती है। ऐसी गाड़ियाँ अगर एक्सीडेंट करती है ना, तो गाड़ी तुरंत जो है बेंड होने के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप छत काट रहे हैं ना, तो छत काटने से पहले नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी होती है स्ट्रक्चर के साथ, जिससे कि वो बेंड ना हो। जब छत कटता है तो कभी भी आप मेजर करा के देखना, कभी भी गाड़ी जो है वो सीधी नहीं होती है, हल्का सा इधर उधर वो टिल्ट कर जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी देखिएगा, अगर कोई हैंड मॉडिफाई कर भी रहा है तो उसकी गाड़ी की अलाइनमेंट कभी नहीं आएगी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी की जो है मॉडिफिकेशन अच्छे से होगा और गाड़ी जो है वहाँ पर सेफ बनेगी। विजय राहुल सुपर ब्रो, वेरी यूज़फुल वीडियो। ये लीकेज बंद करने का बहुत सही तरीका। अगर आपकी कोई भी कहीं से भी लीकेज कर रही है ना, तो आप इस तरह की ट्यूब्स लगा दो, क्योंकि ये सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ये दिखेंगी भी नहीं, और जब आप लगा दोगे तो लीकेज जो है वो बंद हो जाएंगी। भाई ट्रैक्टर में सीएनजी लगाना है, पवन कटारा पूछ रहे हैं। भाई डीजल के प्राइस बहुत बढ़ गई हैं, सीएनजी आसानी से नहीं लगेगा। एक्सेंट में सीएनजी लगाना, भाई एक्सेंट तो ऐसे ही झंडू गाड़ी है, 3 सिलेंडर बैलेंसर के साथ, वो अपनी डीजल पे तो चल ही नहीं पाती, सीएनजी पे क्या चलेगी। प्रांत सिंह, अगर गाड़ी स्टार्ट होने पर बैटरी साइन बंद हो जाए फिर, इसका मतलब गाड़ी बैटरी चार्ज कर रही है। अब ये आपको चेक करना है, अगर आपकी गाड़ी फिर भी बार बार डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तो पहले आप ये चेक करिए कि आपकी जो चार्जिंग है वो कितने पावर की हो रही है। कम से कम 14 एम्पियर की चार्जिंग होनी चाहिए, 14 वोल्ट की चार्जिंग होनी चाहिए, तब जाके आपकी गाड़ी जो है बैटरी को अच्छे से चार्ज करेगी। उस्ताद आनंद पूछ रहे हैं आपका शॉप कहाँ पर है। भाई मेरी कोई शॉप है ही नहीं, अगर होती तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर वीडियोज़ में डाल देता। अभिषेक विश्वनाथन, 15W40 डीजल इंजन ऑयल मेक ट्रबल इन पेट्रोल कार। भाई डीजल में 1540, पेट्रोल में आप डालते हो 2040 2050, ट्रबल कैसे करेगा। प्रॉब्लम नहीं है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस 530 जिसमें पढ़ना होगा, 530 मत डाल देना, 530 डालोगे सारा इंजन कहानी ख़त्म हो जाएगा। नयन खरादी जी पूछ रहे हैं, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू फॉर मोर कूलिंग। गाड़ी में रेयर सीट के नीचे वॉल पे हीटिंग होती है, उसका क्या करना होगा। सबसे पहले भाई इंसुलेशन कुछ आप तगड़ा बिछा दो नीचे, और इंसुलेशन और साउंड प्रूफिंग के लिए तो वैसे भी स्टिकर्स आते हैं, आप वो लगा लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। उसके ऊपर आप मैटिंग लगा लोगे तो गाड़ी जो है हीट नहीं करेगी। और आपके साइलेंसर के ऊपर जो है हीट शील्ड नहीं होगी, जिससे कि वो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर हो सके तो साइलेंसर के ऊपर ही हीट शील्ड जो है लेकर आप लगवा दो मैनुअली, मार्केट में मटेरियल चेक करके। दरिबोस सदा पूछ रहे हैं, मारुति 800 MP5 coil sometimes spark, sometimes does not. I have changed with other coil relay but it happens same. What is the problem? भाई कॉइल ही ख़राब है, नई कॉइल डालो, क्योंकि मैं भी खुद परेशान हूँ। मैं ऑलरेडी 7 कॉइल चेंज कर चुका हूँ, तब जाके नई कॉइल पड़ी, तब जाके मैं गाड़ी लेके आया हूँ। उज्ज्वल मिश्रा, सही भाई, बिल सही एनालिसिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुपक शकूर, भाई मैंने कॉइल रिप्लेस की क्योंकि पुरानी कॉइल से ऑयल आ रही थी, क्या केबल भी चेंज करें। भाई इग्निशन की हमेशा सारी चीज़ें एक साथ चेंज करिए, कॉइल, वायर और प्लग तीनों हमेशा चेंज करिए, कभी भी पेट्रोल गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक जितने कमेंट्स थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आपके कोई और कमेंट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, मतलब आपका कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब जो है अगले संडे तक आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।